वसीम बारी, मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। हमने हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके हमारे पहले मेहमान थे डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब, जो नजीबाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उन्होंने टाइफाइड और दीगर बीमारियों से मुतालिक आपके सवालों के जवाब दिए थे। आज हम बात करेंगे दांतों से मुतालिक बीमारियों की, कि आखिर इनमें क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या उनके सॉल्यूशन हैं। इसी चीज़ की चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो के गेस्ट हैं डॉक्टर सुल्तान परवेज़ साहब। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान परवेज़ साहब, सलाम नजीबाबाद में आपका इस्तकबाल है। हम आपसे बात करेंगे तमाम जो दांतों से मुतालिक बीमारियाँ हैं उस सिलसिले में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि बच्चों की सही एज क्या है जिसमें दांत निकलते हैं? क्योंकि पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात है कि कितनी उम्र में निकलनी चाहिए, अभी पूरी नहीं है, वो बेदारी है इस सिलसिले में। इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलाम नजीबाबाद की टीम को, जिन्होंने सलाम नजीबाबाद के मंच पर मुझे बुलाया, मुझे इज़्ज़त से नवाजा। तो बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर वसीम बारी साहब और आफ्ताब भाई का। जो ये आपने मुझसे सवाल किया वसीम भाई, इसमें दांत से रिलेटेड कि बच्चों की उम्र क्या है, तो दूध के दांत जो बच्चों के आ जाते हैं आमतौर पर 6 महीने में आना शुरू हो जाते हैं, नीचे के 2 दांत नॉर्मल एज। और हड्डी वाले दांतों में यही उम्र आपकी 6.5 से 7 साल उम्र तक एक नॉर्मल टाइम में दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाकी हर दांत की एक अलग उम्र होती है, वो अलग अलग एज के हिसाब से आने शुरू होते हैं। कंप्लीट जो बच्चों के दांत जाते हैं, आपने बताया कि अभी 2 दांत निकलने शुरू आ जाते हैं, कंप्लीट कितनी एज तक में हो जाते हैं? जो नॉर्मल सीक्वेंस हम देखते हैं दांतों का निकलने का, परमानेंट टूथ जो हमारे रहते हैं, ये 11 से 12 साल की उम्र में नॉर्मली सब आ जाते आते हैं। बाकी कुछ वेरी करता है, कम ज़्यादा 1-8 साल कुछ बच्चों में कि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है तो जल्दी आ जाते हैं, और ग्रोथ थोड़ी कम है तो थोड़ा डिले हो जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। और इसी से मुतालिक एक सवाल हमारे पास है, और वो जानना चाहते हैं कि सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? ये मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी अफवाह है, एक बहुत बड़ा मिथ है दांतों की सफाई से रिलेटेड, और ये बहुत टाइम से शुरू से ही लगभग डेंटिस्ट्री के साथ एक जुड़ा हुआ रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये 100% एक अफवाह है। सफाई एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, जिससे दांतों का सिर्फ फ़ायदा होता है, मरीज़ को सिर्फ इससे बेनिफिट मिलते हैं। पायरिया के इलाज में ब्लडिंग आना, ठंडा गर्म लगना, मुंह से बदबू आना, इन सब ट्रीटमेंट क्या इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है, ये सबसे बेसिक हमारा सफाई होती है सबसे पहले। अच्छा। जो मसूड़ों में गंदगी, कैलकुलस, स्टेन जमा हुआ है, वो सफाई से ही साफ़ होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सफाई करा सकते हैं, इससे सिर्फ आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं। इसी से रिलेटेड एक सवाल ये पैदा होता है कि 2 कंडीशन होती हैं, एक तो गम से ब्लीडिंग होती है, यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग अक्सर होती रहती है। सेकेंडली कंडीशन ये होती है कि कैविटी डेवलप हो जाती है, यानी पथरीली चीज़ जो है इसकी जड़ों में, दांतों की जड़ों में हो जाता है। वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट उसका हो जाता है या उसके लिए भी आपको सफाई कराने की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए डॉक्टर साहब, जब आपके दांतों के और मसूड़ों के बीच में जो आप पथरीला पदार्थ बता रहे हैं, ये कैलकुलस इसे कहते हैं, ये सिर्फ मशीन से सफाई होकर ही ब्रेक होता है। तो ये आपका दवाओं से नहीं ठीक हो सकता है, ये सफाई ही होती है। अल्ट्रा स्कैनिंग होती है हमारी, मशीन के द्वारा ही होती है। उसके साथ में कुछ मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी रहती है, ज़रूरत होती है। इससे जो आप सफाई करते हैं उससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ये जो ब्लीडिंग होती है, ये इन्फ्लामेशन होता है बेसिकली मसूड़ों का, जो गंदगी जम जाती है उसकी वजह से। तो वो जब तक गंदगी नहीं निकलेगी, वो तब तक इन्फ्लामेशन जाता नहीं है पूरी तरह से। इसमें एक बात ये आती है निकल कर के, जब आप सफाई की बात कर रहे हैं, दांतों की सफाई हो जानी चाहिए, ब्लीडिंग वगैरह में या कैविटी डेवलप हो जाती है, उसमें एक बार ही सफाई में काम हो जाता है या उसकी कुछ स्टेप बाय स्टेप, या कुछ 1 महीना 6 महीना ये करा लेना चाहिए? कितना डिफरेंस रहना चाहिए? जो एक स्टैंडर्ड एवरेज टाइम होता है 6 महीने में दांतों की सफाई करा लेनी चाहिए। साथ ही दांतों का चेकअप भी 6 महीने में करा लेना चाहिए। अच्छा। एक सवाल ये आता है कि दांतों की देखभाल करने के लिए क्या विशेष रूप से इसकी बच्चों में जो है ख़ास तौर से उनको ब्रश करने की जो है प्रॉब्लम है, तो वो कैसे करनी चाहिए बच्चों के लिए? दिन में कितनी टाइम होनी चाहिए? देखिए, इसका एक जो बेसिक रूल रहता है 2:2 का रूल होता है कि इसमें हमें 2 टाइम ब्रश करना होता है 2 मिनट के लिए।
चाहे बड़े हो या बच्चे हो, 2 टाइम ब्रश करना सबके लिए ज़रूरी है। रात में आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, फिर सुबह में आपको जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके बाद में ब्रश करना चाहिए। बच्चों में देखा गया है चॉकलेट है, बिस्किट है, ये ज़्यादा करते हैं, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे कि बच्चों की इन दांतों की देखभाल ख़ास तौर से कैसे करनी चाहिए? बच्चों में थोड़ा सा मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि बच्चों के दांत क्या रहते हैं, जो डेसिडियस दूध वाले दांत होते हैं वो कंपेरेटिवली छोटे होते हैं साइज़ के। कैल्शियम की जो लेयर है, इनामेल जिसे कहते हैं, वो पतली होती है। उसमें मेन रोल पेरेंट्स का आ जाता है कि वो अवेयर हो, खुद ब्रश करे दोनों टाइम। नाइट ब्रशिंग कंपलसरी होती है सभी के लिए, तो नाइट ब्रशिंग करेंगे। चिपचिपे पदार्थ रात में खाने से आप बचेंगे, चॉकलेट वगैरह, आपके चिप्स, तो दांतों के देखभाल में ये से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि वैसे तो सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, बट ये है कि बेटर कौन सा टाइम देता है, रात का या सुबह का? दोनों ज़रूरी है, मगर दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो नाइट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, देखा ये जाता है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं और उसमें बड़े भी हैं, उनके दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े से टाइप के से निकलते हैं, काफ़ी टेढ़े होते हैं, और उसकी क्या सही कराने की उसकी एज, कुछ ख़ास एज है कि उस एज में आके उनको सही होते हैं? देखिए, जो ये दांत टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं, ये इसके लिए फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, या हिंदी ज़बान में तार बांधना कह देते हैं आम भाषा में, कि दांतों पे तार बांध दिया जाता है। इसके लिए ऐसे सच कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट 2 चीज़ों के लिए किया जाता है बेसिकली। जो हमारे दांत हैं, इनके 2 फंक्शन है, पहला एस्थेटिक और दूसरा फंक्शनल। एस्थेटिक ये कि जो तिरछापन है दांतों में, उसको सही करना, इसके लिए ट्रीटमेंट होता है, तो ये नॉर्मली ग्रोइंग एज में किया जाता है। दूसरा जो आता है, जो बेसिक काम है दांत का, फंक्शनल, कि खाना चबाने में, तो उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। ये 30, 40, 50 साल में भी हम कर सकते हैं। शर्त ये है कि मसूड़ों की हेल्थ अच्छी हो और दांत मजबूत हो। फंक्शनल से मतलब यही रहता है आपका कि हमारे दांत क्रॉस बाइट में तो नहीं जा रहे, दांतों पर प्रेशर तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये इसको करेक्ट करने के लिए इवन 50 ईयर्स में भी अगर दांत की और मसूड़ों की हेल्थ अच्छी है तो तब भी किया जाता है। एज अगर 50 ईयर्स की भी है, नहीं 50 साल का कोई इंसान है, तो वो भी इसको करा सकता है। इससे फ़ायदे या इसका नुकसान कुछ इस तरह का कुछ है क्या? इससे बेसिकली सिर्फ आपको फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि इसमें आपका जो मॉल ऑक्लूजन आपका हो रहा है, दांत तिरछे हो रहे हैं, ये करेक्शन किया जाता है। दूसरा जो भी मैंने बताया, फंक्शनल कुछ प्रॉब्लम हो रही है दांतों में, तो उसको ही करेक्ट किया जाता है, क्योंकि फंक्शनल प्रॉब्लम अगर है तो कैविटी होना ईजी हो जाता है, कैलकुलस जमना आसान हो जाता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, दांत घिसने की शिकायत ज़्यादा आती है। तो ये दोनों कामों के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे सिर्फ बेनिफिट है, नुकसान की तो ये रहता है कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि जब आपके ब्रैकेट्स लगेंगे, वायर मुंह में लगेगी, तो उसकी ओरल हाइजीन आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, हमने देखा है कि अभी खैर ये पिछले 10 से 15 साल पहले की बात है कि हमारे फादर भी हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते थे, जब तो यहाँ कोई BDS नहीं था, और वहाँ जाकर जब पेन होता था तो हमारी दाढ़ निकाल दिया करते थे। हमारी भी कई सारी दाढ़ें निकाल दी गई हैं। तो अब एक स्टेज आगे बढ़ी है उसमें कि उसमें अगर दाढ़ खोखली है तो उसको भर दिया जाता, फिलिंग हो जाती थी। क्या अब कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये दाढ़ खोखली भी हो, पेनफुल भी हो, क्या ये बच सकती हैं या नहीं? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा रहता है कि दांत अगर एक लिमिट तक ख़राब है, पल्प उसकी बहुत इन्फेक्टेड है, मगर उसकी रूट्स फिक्स है, हिल नहीं रहा है दांत, और एक्सरे से हम उसको डायग्नोस करते हैं कि RCT की जा सकती है, तो उसको RCT से बचा लिया जाता है। कई बार यह रहता है कि मरीज़ ने ध्यान ही नहीं दिया, दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अब उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तब उसको रिमूव ही करना पड़ता है, दांत निकालना ही पड़ता है। एक लफ्ज़ आता है RCT, ये किससे रिलेटेड है, ज़रा आवाम जानना चाहती हो, और इसमें ये कितना कामयाब है? इसको कराने के बाद दांत कमज़ोर होता है या नहीं होता है? क्योंकि आजकल बहुत करके RCT करा ली, आखिर ये RCT है क्या, और इसका कितना फ़ायदा है, कितने टाइम ये रुक सकती है? RCT ये इसका पूरा नाम रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब। आम भाषा में जनरल इसको नस काटने का ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं। अच्छा। ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो दांत हमारा ख़राब हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाए या पल्प हमारा इन्फेक्टेड हो गया है, स्वेलिंग आ गई है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उस ट्रीटमेंट में उस दांत को बचाने की प्रक्रिया जो ये ट्रीटमेंट होता है, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। दांत की कंडीशन के हिसाब से, दांत अगर अच्छी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो ये 90 से 95% तक भी कामयाब रहता है। और दांत की कंडीशन बहुत ख़राब है
तो उन केसेस में सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। नहीं, कितने टाइम तक इसे एक तरीके से कह दीजिएगा नॉर्मली ज़बान में वारंटी गारंटी कुछ होती है इसकी क्या? देखिए डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड में गारंटी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता है। अच्छा कि हम ये कह दें कि हमने RCT कर दी है तो ये गारंटी हो गई, ये अमर हो गया दांत, ऐसा कोई वर्ड मेडिकल साइंस में नहीं यूज़ कर सकते कि हम गारंटी दें। नहीं, जनरली RCT हो जाती है तो कितने, अगर बहुत अच्छी RCT हो गई और वो उसको सूट कर गई तो कितने टाइम उसको? सर लाइफ टाइम चलती है गारंटी, मतलब ये RCT, मगर इसमें हम गारंटी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, गारंटी लफ्ज़ इस्तेमाल गारंटी नहीं हो सकती, सही बात है। अच्छा, एक बिल्कुल इस वक्त बड़ा एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है और एक मेरा भी हुआ है, उसमें इम्प्लांट सर्जरी, और ये बहुत तेज़ी के साथ, बल्कि हमारे शहर नजीबाबाद में तो शायद इसकी जागरूकता कम है क्योंकि शायद ये कॉस्टली भी है कुछ, लेकिन जो बड़े शहर हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, उसके अंदर ये इसका बड़ा चलन है। आखिर ये इम्प्लांट सर्जरी है क्या, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे खुलासे के साथ बताइए ताकि इसमें पब्लिक हमारी जान सके, आवाम जान सके, हमारे नाजरीन जान सके कि आखिर इम्प्लांट है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और ये कितने टाइम पीरियड तक के लिए, जैसे अभी RCT आपने बताई कि अगर सही हो जाती है तो होल लाइफ तक भी चल सकती है। ऐसी इम्प्लांट के बारे में ज़रा इसकी जो कंडीशन है क्या क्या हैं, ज़रा पूरे खुलासे के साथ बताएं। देखिए, जो इम्प्लांट है, ये इम्प्लांट ये इवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया है डेंटिस्ट्री में। ये जो दांत को रिप्लेस करने का, जो हमारे मिसिंग टूथ है उसको रिप्लेस करने का ये सबसे लेटेस्ट तरीका है। नॉर्मली पहले जो हम फिक्स दांत लगाते थे इम्प्लांट से पहले तक, ये आज भी लगाए जाते हैं, तो उसमें एक दांत आगे और एक दांत पीछे वाला, उनको साइज़ रिड्यूस करके तब लगाया जाता है। तो उसमें 2 दांतों पे हम ब्रिज लगाते थे। ऑब्वियसली जब 2 दांतों पे लोड आ रहा है तो उनकी लाइफ भी कम होती थी टाइम के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती थी या बोन लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वो उसमें प्रॉब्लम आती थी। इम्प्लांट में क्या किया जाता है, बेसिकली जो हमारा मिसिंग टूथ है उसमें ही वहाँ पर एडवांस इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करके इम्प्लांट टाइटेनियम मटेरियल का ये होता है, इसको इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है। उसके बाद में जब वो उसमें हम प्लेस कर देते हैं, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम उस पर अबटमेंट लगा कर उस दांत का रिप्लेसमेंट दिया जाता है। तो जो इम्प्लांट हमने अंदर हड्डी में प्लेस किया है वो एज ए रूट वर्क करता है। सक्सेस रेट की बात जहाँ तक है तो इम्प्लांट 98% तक सक्सेस है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये रिप्लेस करने में इसको हम पूरे मुंह में, जिनके मरीजों के कुछ मरीज जो होते हैं बुज़ुर्ग मरीज़ हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है जिसके सारे दांत भी हमारे रिमूव हो गए हैं, वो अपने खो चुका है सारे दांत, तो पहले ये रहता था कि डेंचर बनाने के अलावा, जिसे जबड़ा कह देते हैं आम भाषा में, जब्बाड़ा पहनते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। उसके अपने बहुत सारी दिक्कतें होती थी उसके साथ में। इसकी मदद से हम इम्प्लांट की मदद से फिक्स वाले दांत सारे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब दांत भी लगाए जा सकते हैं, 1 दांत या 2 दांत उनका भी रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है। इट्स मीन कि ये फैसिलिटी नजीबाबाद में अवेलेबल है? जी, नजीबाबाद में ये फैसिलिटीज़ काफ़ी टाइम से है। अभी तक आप कितने इम्प्लांट कर चुके हैं नियर अबाउट? मैं पिछले 5 वर्ष से इम्प्लांट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, और प्रॉपर तो मैंने खैर काउंट नहीं किए हैं, बट आई थिंक 400-500 हो गए। अच्छा, वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा सवाल ये आता है कि एक इम्प्लांट और फिक्स दांत लगवाना, एक नॉर्मल दांत लगवाना, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या इसकी कंडीशन है, क्या कॉस्टली कितना है? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब मेन हमें जो देखना रहता है, इम्प्लांट तो लगभग सभी पेशेंट में लगाया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो उसमें इतना डिटेल में मैं जा नहीं पाऊँगा। और रहा FPD वाला जो रहता है, उसमें भी हर किसी के साथ नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए हमें अबटमेंट चाहिए रहता है, आगे पीछे वाले दांत मजबूत होने चाहिए इतने, वो जो अपना वज़न ले सके ब्रिज का। अच्छा, अगर वो ही मोबाइल है, उनकी स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं है, तो वहाँ तो FPD लग नहीं सकती है। तो इम्प्लांट हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिप्लेस करने के लिए दांतों के लिए। इम्प्लांट लगभग कितना कॉस्ट का पड़ता है अंदाज़ा? ये तो डॉक्टर साहब बहुत अलग अलग कंपनीज़ के बहुत अलग अलग इम्प्लांट आते हैं, तो ये पर्टिकुलर ऐसे चार्ज नहीं बता सकते। वो पेशेंट टू पेशेंट भी फिर वेरी करता है, खाली इम्प्लांट नहीं डाला जाता, बहुत बार वहाँ हमें बोन ग्राफ्ट डालना रहता है, मेम्ब्रेन डालनी होती है, तो वो वेरी करता है। इम्प्लांट सबसे बेस्ट रास्ता है दांतों को? हाँ, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। आसान तरीका है। चलिए इससे आगे चलते हैं और सवाल एक बढ़ाते हैं, और उसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बार एक टूथब्रश ले लिया
और उस ब्रश को किसी के 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, जब तक वो बिल्कुल घिस नहीं जाता उसका पीछा नहीं छोड़ते, जब तक वो खुद नहीं कहता कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। आखिर आपके अकॉर्डिंग ये ब्रश जो है आपको हम कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए और कब हम इसको चेंज कर दें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने डॉक्टर साहब पूछा है। इसमें ऑन एन एवरेज जो हम देखते हैं, जो स्टडीज़ बताती है कि मैक्सिमम 3 महीने में हमें ब्रश चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे एहतियात से साथ भी ब्रशिंग करते हैं तो 3 महीना एक उसका लाइफ टाइम होता है। क्योंकि जो हमारे टूथब्रश है इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है कि उससे हम आइडिया लगाए कि एक्सपायरी डेट अब ये एक्सपायर हो गया, जैसे दवाओं पे लिख दिया जाता है इसकी एक्सपायरी डेट ये है। तो टूथब्रश वगैरह पे ऐसे कुछ नहीं होता है। और ये टूथब्रश को हमें बहुत नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हम उसको आमतौर पे ये रहता है कि पेशेंट 6-6 महीने साल भर यूज़ करता है, उसके ब्रशेज़ जब घूम जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। हमें लग रहा है हम ब्रशिंग कर रहे हैं मगर वो सफाई नहीं कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक सवाल निकल के आता है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनसे ब्रश करने का तरीका नहीं आता है। कुछ इस राइट साइड को, लेफ्ट साइड को ऊपर नीचे ब्रश घुमा लेते हैं। सही तरीका जो है ब्रश करने का क्या है, वो थोड़ा सा? जो सही तरीका होता है इसे मॉडिफाइड बास मेथड कहते हैं। इसमें जो तरीका रहता है 2 से 3 मिनट ब्रश हमें करना चाहिए। और जो ब्रशिंग हमें करना चाहिए, टूथब्रश को बहुत हार्डली नहीं ग्रिप करना चाहिए, जेंटली उसे पकड़ना चाहिए ब्रश को। 45 के एंगल पे उसे हम गम्स और दांत की सरफेस पे रखना चाहिए और उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हमें ब्रश करना चाहिए। और जैसे कि हम अपने पेशेंटों को, सभी डेंटिस्ट एजुकेट भी करते हैं, उन्हें प्रॉपर उनको क्लीनिंग बताई जाती है, तरीका ब्रशिंग करने का। अच्छा। बहरहाल ये कि 45 एंगल से करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है कि दांतों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ों में जाओगे तो तंबाकू सबसे ज़्यादा नुकसान रहता है ओवरऑल हेल्थ के लिए ही। क्योंकि ओरल हाइजीन जो तंबाकू का सेवन है, ये दांतों के लिए भी, मसूड़ों के लिए भी और मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण भी है। हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हैं और जो स्टडी में हम देखते सबसे ज़्यादा वो तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, चाहे वो गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, पान खा रहे हो या सिगरेट पी रहे हो। जो एक बड़ा कारण है वो तंबाकू का सेवन है। उससे तो बिल्कुल दांत भी पूरा, क्योंकि गुटखे भी 2 तरीके से लोग खाते हैं। एक तो पूरा पाउच लिया और 2-3 एक साथ मुंह में डाल लिए। दूसरी ये कि कुछ शौकीन मिजाज हैं, फिर जो बस इन्होंने एक यहाँ से हटाया और यहाँ उन्होंने ला के रख लिया। डॉक्टर साहब, नुकसान तो तब भी पहुँचाएगा। वो शायद ये समझते हैं, शायद उन लोगों के लिए डॉक्टर साहब की बात बड़ी कामयाब होगी, जो लोग समझते हैं कि हमने तो गुटखा छोड़ दिया, अब तो थोड़ी सी खैनी या फेनी कुछ नाम का जो आता है वो हम दाढ़ के नीचे दबा लेते हैं। मैं समझता हूँ शायद डॉक्टर साहब वो ज़्यादा नुकसानदेह है। देखिए, तंबाकू का सेवन तो हर रूप में ही नुकसानदायक है, हर तरह से। वो सोशली भी नुकसानदायक है, आपका फैमिली के हिसाब से भी नुकसान वाला है, और पैसा तो आप खर्च कर ही रहे हो। इसका मतलब ये समझें कि मुख्य वजह, ख़ास वजह जो है मुंह कैंसर की, वो गुटखा है या खैनी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो मेन चीज़ तंबाकू का सेवन ही मेन रीज़न है कैंसर का। चलिए डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं और एक सवाल और पकड़ते हैं। तो उसमें आता है कि जो दांत टूट जाते हैं उनका लगवाना क्या ज़रूरी होता है? देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ अक्कल दाढ़ को हम छोड़ देते हैं, अक्कल दाढ़ को हम ट्रीटमेंट में शामिल नहीं करते हैं। तो बाकी जो 28 दांत है उन सब का कोई ना कोई फंक्शन है। हर दांत की शेप और साइज़ अलग है, हर दांत का अपना फंक्शन है। जो आगे के सामने के दांत होते हैं ये बोलने में और कटिंग में काम में आते हैं। जो पीछे के दांत मोलर आ जाते हैं, खाने को पीसने में काम में आते हैं। तो हर दांत का अपना फंक्शन है। फिर ऊपर नीचे वाले दांतों का आपस में रिलेशनशिप होती है, किस तरह मुंह बंद होगा, किस तरह खाने को पीसेगा। ये इसमें से अब सपोज करो हमारा कोई दांत आपका मिसिंग है, तो वो उनका आपसी जो रिलेशनशिप है दांतों की, वो आपकी विद टाइम डिस्टर्ब होगी, आपके दांतों की सेटिंग गड़बड़ होगी, आगे पीछे हो गए, आपको बाइट करने में परेशानी होगी, फेशियल फॉर्मेलिटी में आपकी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो दांत आपके ये 28 दांत में जो भी निकला उसका रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। उसका रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, यानी कि लगवाना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक बात ये आती है कि कुछ लोगों के दांत ऐसे भी होते हैं कि एक दांत और उसके पीछे सेम उसी के अंदर से एक दांत और निकल जाता है। ये किसी चीज़ की डिफिशियंसी है या नेचुरल चीज़ है?
देखिए नॉर्मली जो डबल दांत कहते हैं आमतौर पे जो क्राउडिंग होती है मरीजों को ये लगता है कि ज़्यादा है। हालांकि कुछ केसेस में 1 से 2% केसेस में एक्स्ट्रा दांत भी होते हैं, मगर ऐसा कम रहता है। आमतौर पे जो क्राउडिंग ज़्यादा रहती है दांतों में, भीड़ कह लीजिए, ये आगे पीछे तिरछे दांत है, तो जनरली उसको ही एक्स्ट्रा दांत कह देते हैं। मगर जब हम कोई भी डेंटिस्ट उसको चेक करता है तो काउंटिंग में लगभग बराबर ही होते हैं। एक्स्ट्रा दांत सुपरान्यूमरी टूथ होते हैं, मगर वो कम देखने में आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका, जो हमारे पास क्वेश्चन सेशन चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए डॉक्टर साहब, डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, इससे तो मैं एग्री नहीं करूँगा, मगर हाँ महंगे होते हैं, और इसकी भी मैं वजह बताऊँगा क्यों होते हैं। जो हमारे डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं ना सर, जो बंदा एक स्टैंडर्ड एथिक वाली प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमारे जो मटेरियल है सर वो कॉस्टली है, पहली बात। दूसरा, हमारे सेक्टर में स्टेरिलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो स्टेरिलाइजेशन का हमारा रोल बहुत हो जाता है। ग्लव्स, मास्क, हमारे ऑटोक्लेव, बॉयलर, ठीक है सर। तीसरा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मशीनरी हमारी रोटरी मशीनें होती है, जो जिनमें कार्ट्रेज वगैरह चलती है, यानी उनकी एक लाइफ होती है सर, ये एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती है, तो ये रनिंग कॉस्ट हमारी ट्रीटमेंट में इंक्लूड रहती है। तो ये सब देखते हुए अगर हम एथिकल और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो जो कॉस्टिंग है वो हमारी ऐड होनी ही है। फिर काफ़ी ट्रीटमेंट हमारे मल्टी सिटिंग होते हैं कि उसमें 3 से 4 सिटिंग तक जाती है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट तो सर महंगे होते हैं, मगर बहुत महंगे नहीं। और ये ट्रीटमेंट भी सर महंगे, मैं कहूँगा कि इसमें भी बस पेशेंट ही महंगा कराता है, क्योंकि हमारे दांत में फ़र्ज़ करो आप कैविटी हो रही है, तो वो अचानक से एक दिन में नहीं हो जाएगी कि आप रात में सोए सुबह कैविटी हो गई। कैविटी होने में टाइम लगता है। दांत हमारा ऊपर वाले ने, ये हमारा एक फाउंडेशन है बॉडी का दांत, जो बेसिक फाउंडेशन है, नींव है हमारे दांत कि हमारा खाना खाने में इस्तेमाल हो रहा है, बोलने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऊपर वाले ने दांत को सबसे, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है इनामेल, उसकी बाहरी लेयर इनामेल की बनाई है, तो वो इतना आसान नहीं है उसमें कैविटी होना। कैविटी होने में भी बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाता है। पेशेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसे ये है कि अभी खाना ही तो फंस रहा है। फिर उसके बाद उसे ठंडा गर्म लगता है, वो तब भी वॉरियर बन रहा है कि मैं तो योद्धा हूँ, कुछ होगा ही नहीं मुझे, वो तब भी दिखाना नहीं चाह रहा डेंटिस्ट को। जब उसे दर्द होता है फिर वो सही टाइम पे वो ट्रीटमेंट नहीं ले, वो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास तक जाना ही नहीं चाह रहा, दर्द भी हो जाता है। इवन तो डॉक्टर साहब आप तो जीपी करते हैं, वो जनरल फिजिशियन से दवाई ले लेंगे, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगे। जब स्वेलिंग आ जाती है वो डेंटिस्ट के पास तब आता है कि अब या तो आरसीटी की ज़रूरत पड़ गई है, कैप की ज़रूरत पड़ रही है साथ में, या दांत निकालना पड़ रहा है, तो वो ट्रीटमेंट भी खुद ही महंगे करा रहा है। अच्छा, एक इसी लाइन का एक क्वेश्चन रह गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक फैशन सा चला हुआ है कि लोग ब्रुश भी कर रहे हैं और डेंटल कोई ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो, लेकिन उनके जो दांत हैं वो येलो हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ क्या ट्रीटमेंट है, पॉलिशिंग है, क्या कंडीशन है, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए येलो होना दांत, एक तो विद एज हमारी जो इनेमल लेयर है वो एज के साथ दांत इस्तेमाल होता है, तो वो डीके होती है, घिसता है। अंदर जो हमारा नेक्स्ट लेयर रहती है डेंटिन और पल्प, वो थोड़ी येलोइश ही होती है। तो एक तो एज के साथ नेचुरली थोड़ा सा येलोइशपन आता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो अब डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। क्लीनिंग के बाद में सबसे पहले तो क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में आना है, पॉलिशिंग की जाती है। इससे आगे हमें चलना है तो फिर ब्लीच किया जाता है। और जैसे आप सेलिब्रिटी वगैरह देखोगे टीथ, तो उनके बहुत शाइनिंग करते हैं, तो वीनियर्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट तो सर हर चीज़ का है, ट्रीटमेंट हर चीज़ का है। बहरहाल ये आप थे डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद परवेज़ साहब, जो कि नजीबाबाद ही के हैं और डेंटल सर्जन हैं, रामपुरे में शिवा क्लिनिक चलाते हैं। अभी हम आपके सवालों का वो बराबर अब बखूबी जवाब दे रहे थे, जो आपने सवालात किए हैं और जो आपको उम्मीदें थी सलाम नजीबाबाद के चैनल के ज़रिए से डॉक्टर साहब ने उन चीज़ को बहुत क्लियर वे से आप लोगों को समझाया है। ये सेशन हमारा चलता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा आने वाला कमिंग संडे में हमारे यहाँ एक बहुत वीआईपी शख्सियत डॉक्टर समर्थ गुप्ता साहब MBBS MD चेस्ट फिजिशियन देहरादून से तशरीफ़ लाएंगे। वो आपको आपके लंग से रिलेटेड, आपके यानी कि फेफड़ों से मुतालिक, जैसे कि सांस का मर्ज़ होना, TB का मर्ज़ होना, खराटों का आना, नींद ना आना
और दीगर बीमारियों से रिलेटेड, नमूनिया का हो जाने से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब देंगे। इनकी पोस्ट बहुत जल्दी हम आपको अपने सलाम नजीबात के चैनल के जरिए आपको शेयर कर देंगे। जो जो सवाल आपको करने हों उस पर आप कमेंट कीजिएगा और आपके सवालात इंशाअल्लाह ज़रूर रखे जाएंगे। याद रखिएगा वो ठीक 2 बजे संडे में आपसे रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब इसी स्टूडियो में बैठ कर देंगे। डॉक्टर सुल्तान परवेज़ साहब ने हमारी छोटी सी दावत को एक्सेप्ट किया। हम सलाम नजीबात की टीम उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कि उनको मुस्तक़बिल खूब तरक्की से और खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ आवाम से कहना चाहते हो, अपनी पर्सनल राय उनको देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नज़ीराबाद सलाम नज़ीराबाद की टीम का कि उन्होंने इस चैनल के मंच पे मुझे बुलाया, और ऑल द बेस्ट फॉर सलाम नज़ीराबाद। और सबसे मैं यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो धूम्रपान से, तंबाकू के सेवन से बचें। ये सबसे ज़्यादा आपके दांतों को, ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। और अवेयरनेस की अभी मैं कहूँगा पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा है, मगर अभी भी बहुत कम है अवेयरनेस। ब्रशिंग दांतों के एतबार से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों टाइम ब्रश करना, रात में सोने से पहले और सुबह में ब्रश कर नाश्ता करने के बाद। और इसमें आपका सेल्फ मेडिकेशन से बचे किसी भी फील्ड की। मैं कहूँगा कि जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, टाइम रहते उसको दिखाइए। सेल्फ मेडिकेशन गलत है। एक हमारी फील्ड में कि हम देखते हैं कि मरीज़ आता है कि वो कोई टूथपेस्ट का ऐड देखा उसने कि वो यूज़ कर रहा है, उसे यही नहीं मालूम है कि उसके इंडिकेशन क्या है, वो किस लिए इस्तेमाल करना है। बस उसने वो ऐड देखा, कहीं सोशल साइट पे देख लिया कि हाँ ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, वो इंडिकेशन होते हैं किसी एज ग्रुप के लिए है। तो ये सब से बचना चाहिए। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे सलाह लेनी चाहिए। चलिए देखते रहिएगा सलाम नजीबाबाद और वेट कीजिएगा आने वाले संडे में जो आपके डॉक्टर समर्थ गुप्ता इसी सीट पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सलाम नजीबाबाद को आप देखते रहिएगा। रेगुलर वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।